हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा अजीब है कि जो आज के टाइम में स्मार्टफोन हर कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है, उस स्मार्टफोन से 5G 4G डेटा कंप्यूटर पे जो काम कर रहे हैं और इतनी स्पीड से मिल रहा है कि आज के टाइम में 5G भी आ गया है। 4G में ही हम नहीं रुक रहे थे सारे लोग, और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, ई क्रांति की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन भी हो रहा है? क्या जो कार्बन एमिशन जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है, उसमें इन जो डेटा हम लिखते हैं, जनरेट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, वो सब डेटा का क्या योगदान है? जो अभी ये जो आपके सामने वीडियो आ रहा है, ये भी एक डेटा ही है। इसमें ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर तो हो ही रहा है ना। तो इसकी वजह से कैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, उसी की हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपने मेंस के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, स्मार्टफोन से क्या सबसे पहला नुकसान, जो नुकसान आप लोगों को पता है। सबसे पहला नुकसान, आंखें खराब। ठीक है, ज़्यादा यूज करने से कोई रजाई में ओढ़ के भी करता है, कोई कंबल में ओढ़ के करता है, और कोई पूरे दिन वैसे भी लगा रहते हैं। आजकल तो रील्स का ज़माना आ गया, तो पता ही नहीं चलता कि कब 10 बज गए और कब रात वाले 10 बज गए। खैर, आंखें खराब। फिर दूसरा, नींद खराब। लेट तक यूज़ करने मोबाइल, नींद खराब हो रही है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और भी बात करें तो बेरोजगारी का एहसास नहीं हो रहा है लोगों को। इतना डेटा इतना सस्ता हो गया है कि उसको यूज करते करते पता नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, बेरोजगार हैं या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ अभी जो रईसे ही कसर कर देता है, ये IPL वगैरह आके लोगों को, हर किसी को टीम बनाने पे लगा दिया, सबको 1 करोड़ों के सपने दिखा दिए। तो इतने सस्ते में तो भाई अच्छा है ना, तो उसमें और बिल्कुल ही बेरोजगारी का एहसास नहीं हुआ। थोड़ा बहुत घर वाले कर देते थे, वो भी नहीं हो रहा अब तो। खैर, हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि ये सब होने के बाद अब चौथा पॉइंट क्या बन रहा है। एनवायरनमेंट, यानी हमारा पर्यावरण भी खराब कर रहे हैं हम, उस पर्यावरण को भी बर्बाद कर रहे हैं। यानी पर्यावरण के लिए प्रदूषण भी इस डेटा से, स्मार्टफोन से हो रहा है। कैसे भाई, वो चर्चा करते हैं। देखो, एक होता है डेटा जनरेट करना। जो भी हम डेटा, जो भी हम लिखते हैं कंप्यूटर पे, कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं, स्मार्टफोन पे जो मैसेज व्हाट्सएप पे करते हो, फेसबुक सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हो, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं। जो इंटरनेट डेटा मिल रहा है, वो डेटा की, इंटरनेट वाले डेटा को यहाँ पे मायने में मत रखना। वहाँ पे ये डेटा मायने रखना है जो हम जनरेट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, लिखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करते हैं, तो वो डेटा है। लेकिन जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, उसमें योगदान किसका है, वो किसकी वजह से संभव हो पाया है? वो इंटरनेट की वजह से संभव हो पाया है और स्मार्टफोन की वजह से संभव हुआ है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, पर सेकंड में, पर एक व्यक्ति, यानी एक सेकंड में एक व्यक्ति, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 1 MB डेटा जनरेट कर रहा है। औसत निकालें तो टोटल के रूप में, हो सकता है कुछ लोग कुछ योगदान ना कर रहे हो, लेकिन ये एक औसत बताता है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। फिर उसकी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 1 घंटे में 500 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ GB से ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। तो हम बात करते हैं फिर इसकी कि ये डेटा जनरेट हो रहा है, कहीं तो स्टोर तो होता है ना, इनके स्टोरेज के सेंटर्स होते हैं। तो इसी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि वर्ल्ड में कितना हो रहा है। यदि इंडिया में इतना हो रहा है, तो वर्ल्ड में अभी तक कितना हो चुका है? लगभग 94-95 लाख करोड़ GB डेटा इसका स्टोर हो चुका है, यानी जिसका स्टोरेज चल रहा है अभी। जितना भी एक बार डेटा बन गया, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड में जो भी हमने कुछ बोल दिया वो यहीं घूम के वापस आता है, तो अच्छा बोलो, तो वैसे ही डेटा भी घूम फिर के वही वापस आता है। और वैसे भी दुनिया में जो भी डेटा जितना भी जनरेट हो रहा है ना, उसमें ओरिजिनल डेटा होता है मात्र 10 से 15%। 80 से 85% क्या होता है, 80 से 85% डेटा कॉपी पेस्ट होता है। लेकिन वो कॉपी पेस्ट डेटा भी इसीलिए उसको अंतर नहीं होता कि वो उसके लिए तो नया डेटा हो गया ना, जो डेटा स्टोरेज के लिए उसके लिए नया डेटा हो गया। इतने बिग डेटा, वही टॉपिक है हमारा, बिग डेटा को एनालिसिस करने के टूल्स हमारे पास इतने पर्याप्त नहीं है। तो हम चर्चा इसी सिलसिले में चर्चा करते हैं कि ये जो डेटा है, इतना बड़ा डेटा स्टोर है, बिग डेटा है, इसको कहाँ पे स्टोर तो करते होंगे ना। तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या होते हैं? डेटा स्टोरेज सेंटर्स होते हैं। अब डेटा स्टोरेज सेंटर्स, कितने भारी भारी कंप्यूटर्स होंगे, कितनी मशीनें होंगी, है ना, कितने इलेक्ट्रिक उपकरण होंगे, और कैसा एनवायरनमेंट रहता होगा। तो इतने अभी वर्ल्ड में कितने हैं? 10,000 से ज़्यादा। ये तो एक लगभग का आंकड़ा है कि 10,000 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है भाई साहब? सबसे ज़्यादा अमेरिका। अमेरिका में 3,000 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं। दूसरे पे चाइना भाई साहब है। और भारत तो बहुत पीछे है, 138 सेंटर्स हैं भारत में। कितने हैं? इंडिया में 138, बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं हम कि जो रूल्स वगैरह ला रहे हैं डिजिटल वाले कंट्रोल करने के, कि हमारा जो भी डेटा यहाँ पे जनरेट होगा उसको यहीं पे स्टोर किया जाए। फेसबुक वगैरह से इनसे सब जो विरोध कर रहे हैं, खैर उनकी कभी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको एनवायरमेंट पॉल्यूशन से कैसे जोड़ा जा रहा है इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी जो वर्ल्ड में मान लीजिए कि 100%
कार्बन एमिशन जो हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसमें हमारा योगदान कितना है, हमारा मतलब इंडिया का नहीं, टोटल इस डेटा का, जो डेटा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डेटा जनरेट होता है, इसके स्टोरेज सेंटर्स हैं, इनका योगदान कितना है, इसकी वजह से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, 4%। यानी 100 में से 4% पर्यावरण को नुकसान, पोल्यूशन जो हो रहा है, कार्बन जो एमिशन हो रहा है, उसमें जो डेटा जितना जनरेट हो रहा है, ये 94 लाख करोड़ से ज़्यादा डेटा जो स्टोर हो चुका है, इस डेटा की वजह से कार्बन एमिशन में हम 4% योगदान कर रहे हैं। और संभावना क्या है, इसीलिए ये बड़ा टॉपिक बना है कि 2040 तक ये लगभग 14 से 15% होने की संभावना है। जैसे ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है ना, वैसे ये भी बढ़ रहा है। तो इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो फिर कोई जलवायु परिवर्तन का नया सम्मेलन करना पड़ेगा, डेटा परिवर्तन सम्मेलन, है ना, फिर से कोई कोप बनेगा, फिर से हमारा सिलेबस बढ़ेगा। तो इसके लिए पहले से चर्चा कर ली, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि क्या होता है कि डेटा स्टोरेज सेंटर्स होते हैं ना, कैसे पोल्यूशन से कैसे लिंक करते हैं। अब कोई मान लो ये सेंटर्स होते हैं डेटा स्टोरेज का, वहाँ पे खूब सारे, कोई छोटा टेक्निकल रूम भी कहीं पे होता है उसमें, या कोई स्टूडियो होता है, तो उसको भी कूलिंग रखना होता है। तो कूलिंग रखने के लिए एसी वगैरह ये लगाने होते हैं, ठीक है, कूलिंग होता है। और उनको क्या करना पड़ता है, प्लस मेंटेनेंस, यानी ठंडा रखने के पड़ता है, और दूसरा क्या करना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है। तो कूलिंग और मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए होता है भैया, कूलिंग और मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे बनती है भाई, ऊर्जा यानी विद्युत, बिजली चाहिए ना, हर चीज़ को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने के लिए भी, अब चलाने के लिए भी बिजली चाहिए, और उसको ठंडा रखने के लिए बिजली चाहिए। तो ये बिजली यानी इसी को ऊर्जा है, विद्युत जो चाहिए। अब विद्युत किससे पैदा हो रही है आज के टाइम में, वर्ल्ड में सब जगह तो नवीनीकरणीय ऊर्जा से नहीं हो रही ना, अक्षय ऊर्जा से, तो इस किससे हो रही है, कोयले से सबसे ज़्यादा। और हमारा राजस्थान तो जूझता ही रहता है कोयले से। खैर, तो कोयला कितना भाई, इतना बड़ा डेटा है तो कितना हो रहा होगा, तो कोयला कितना, लगभग इसी डेटा जो है ये इतना, ये 10,000 डेटा स्टोरेज सेंटर्स हैं, ये जो डेटा है 94 लाख करोड़ जीबी जो स्टोर हो चुका है, इसको रखने के लिए जितनी बिजली, विद्युत एनर्जी, इसका कूलिंग और मेंटेनेंस के लिए वो कितनी है, उसको कितना कोयला चाहिए, 18 करोड़ टन से ज़्यादा कोयला चाहिए। ये तो एक आंकड़ा है कि इससे ऊपर ही चाहिए, इससे अधिक चाहिए, मिनिमम 18 करोड़ टन कोयला से जितनी बिजली बन रही है, वो बिजली की खपत तो केवल ये डेटा स्टोरेज सेंटर ही कर रहे हैं। तो हो गया ना पर्यावरण पोल्यूशन। कोयला कार्बन का स्रोत है, कोयला जलाओगे कार्बन एमिशन होगा। तो इस तरह से ये लिंक्ड है। खैर, आगे बात करते हैं और क्या क्या पोल्यूशन में कैसे योगदान देता है ये डेटा स्टोरेज। तो देखते हैं, पहला इसका ओरिजिन क्या है, 24/7 सिस्टम चालू रहते हैं। ये सिस्टम को ऐसा नहीं है कि आपने बंद कर दिया, शाम को घर गए, ऑफिस है तो बंद कर दिया, ये तो 24/7 चालू ही रखना पड़ेगा। इनका रख रखाव भी चालू रहेगा, इनकी कूलिंग भी चालू रहेगी, तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई भी इनको कंटिन्यू रखनी पड़ती है। फिर इनकी कूलिंग का वही चीज़ है, तो कूलिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए मैंने बता दिया। फिर इसके अलावा एक और पॉइंट क्या है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, हम नॉर्मली भी देखते हैं ट्रांसफार्मर, तो उनमें क्या होता है, डीजल और अलग प्रकार का ऑयल चाहिए होता है, तो वो भी जैव ईंधन की खपत करता है। उसको ट्रांसफार्मर को रिलीफ देने के लिए क्या डीजल की ज़रूरत होती है, तो वो जैव ईंधन भी खपा रहे हैं, तो उससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है। फिर उसके अलावा क्या कर रहे हैं, एक कूलिंग से, कूलिंग किससे होती है भैया, कूलिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट आज के टाइम में क्या सोल्यूशन हमारे पास, एसी है। तो जो एसी चलते हैं, तो एसी से क्या होता है, सीएफसी जनरेट होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी, अब आपको याद आ गया होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें योगदान, किसको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी ओजोन को, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक और पोल्यूशन का टाइप हो गया, ठीक है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो सब याद आने चाहिए। फिर अब एक और पोल्यूशन करता है, कौन सा, कि जो भी जितने भी टूल्स हैं, कंप्यूटर वगैरह हैं और छोटे मोटे टूल्स होते हैं, प्रिंटर वगैरह, ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए होते हैं, वो अभी हमने जैसे कि, तो वो जो टूल्स हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत क्या उपकरण हैं, जो भी कंप्यूटर्स हैं, ये सब क्या होते हैं कि कुछ 4-5 साल बाद में इनको, क्योंकि वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, अभी अपन एक नॉर्मल जगह तो चला सकते हैं काम, जैसे वो कोलगेट का नहीं होता कि लास्ट तक इंडियंस की आदत है, वो निकाल करके उसमें कि बस एक बार वो और काम आ जाएगी, अभी तक जब तक उसका कचमुरा नहीं निकल जाता ना, कि वो मतलब हाथ खड़े भी नहीं कर लेती ना, हाथ पाँव सब खड़े, तब तक छोड़ते नहीं है। तो वो वाली चीज़ तो है नहीं वर्ल्ड लेवल पे डेटा स्टोरेज पे, तो इन पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं ये, तो हर 4 से 5 साल में अपने साथ लगभग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, यानी नया ले आते हैं चांद। तो उससे क्या हो रहा है, ई वेस्ट हो रहा है। तो ई वेस्ट हो रहा है, तो
ये ई वेस्ट में भी योगदान दे रहे हैं। और ई वेस्ट अल्टीमेटली कहाँ जाता है, वही एनवायरनमेंट पोल्यूशन पे जाता है, उससे भी एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक, धातु जनरेशन, वो सब हो रही है। तो इस तरह से ये इंटरलिंकिंग करना आना चाहिए। ये एनालिटिकल क्वेश्चंस अभी यूपीएससी की तरह RAS में पूछे जाने हैं, और इनकी उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ऐसे टॉपिक्स शायद आपको खैर मिलते हों और कहीं भी, लेकिन हमारा प्रयास है, हम तो ये सोच के चलते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स आपको हम देने का प्रयास करें जो कोई और शायद ही इतनी जहमत उठा पाता हो। खैर, कैसा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा टॉपिक, कैसा लगा आपको एनालिसिस, जो भी हो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी व्यूज़ हैं वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद।